हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और आज की इस क्लास में पेपर 2 का पेपर होगा 2024 का। आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए जरूरी होगा कि आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को एंड तक जरूर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस पेपर में पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन है, जो आपके सब्जेक्टिव यानी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं। इससे आपको एग्जाम का आइडिया लगेगा और आपकी तैयारी सबसे अच्छी होगी, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे इस क्लास को। आपको बता दें, आपके एग्जाम में जो पेपर मिलता है वो कुछ इस प्रकार से होता है और आपका फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों एक ही दिन होता है। फर्स्ट पेपर का जो सॉल्यूशन वीडियो है वो पहले ही आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद आप पेपर 1 का भी पेपर सॉल्यूशन देख सकते हैं। और क्लास एंड होने के बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पेड बैच के हैं उनको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसे वो बाद में भी रिवाइज कर पाएंगे। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, एमसीक्यूज टाइप के। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। जो शिक्षण है वो पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। ये किसका कथन है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। मैंने आपको थियरी क्लासेस में भी बताया कि यहां पर कुछ टर्म को सेलेक्ट करना होता है। जहां पर भी पुनर्बलन की बात आती है, पुनर्बलन का डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो स्किनर के थियरी से है, तो राइट आंसर बीएफ स्किनर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप सभी लोग आंसर देते चलेंगे और आप खुद भी मैच करेंगे कि क्या आपको ये इसका आंसर आ रहा था पहले या बताने के बाद आया है, तो नोट करेंगे। शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। ये किसका कथन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग ऑप्शन देखेंगे, ब्रूनर, हर्बर्ट, फ्रोबेल या ब्लूम। तो ये जो कथन है बेसिकली जिन्होंने विचारों, तथ्यों और सूचनाओं की बात की है वो फ्रोबेल ने की है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उससे पहले आपको बता दें कि जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप यूपी टेट, सी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप ही लोगों के डिमांड पे ऑनलाइन प्रेप ऐप पे ये बैच अवेलेबल है। आप डेमो क्लासेस देखकर आप डिसाइड करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है? यानी शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो किसके लिए आधार प्रस्तुत करते हैं वैज्ञानिक तौर पे? तो वो देखेंगे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको समझ पाएंगे। शिक्षण के नियोजन के लिए, प्लानिंग के लिए, शिक्षण की व्यवस्था के लिए या शिक्षण के मूल्यांकन, इवेल्युएशन के लिए। तो अगर हम ध्यान से समझें तो जो सिद्धांत है शिक्षण अधिगम के, टीचिंग लर्निंग, जो थियरीज है, कंसेप्ट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो बेसिकली इन तीनों को आधार प्रस्तुत करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ वन है, शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं क्या? अगर आप टीचिंग में जो है एग्जाम्पल्स क्यों दिए जाते हैं और वो किन चीजों को आसानी से समझ जाते हैं? संकल्पनाओं को, कंसेप्ट्स को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भावों को। तो बेसिकली जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो कठिन चीजों को आसान बनाने के लिए दिया जाता है और उसमें ये तीनों हो सकती हैं। कंसेप्ट भी हो सकता है, कोई टफ, कोई काफी हार्ड फैक्ट्स हो, कठिन हो, समझने में मुश्किल आ रही है, वो भी हो सकता है। ऐसे भाव हो जो अमूर्त हो, भाव वैसे भी दिखाई नहीं देते, तो अमूर्त भावों को समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्नोत्तर विधि, प्रविधि की जब भी बात की जाएगी तो सबसे पहला नाम जो आता है इसमें वो आता है सुकरात का। इसीलिए इसको सुकराती विधि भी कहा गया है, सोक्रेटिस मेथड इंग्लिश में कहा गया है, सुकराती विधि। इसलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा, जहां पर भी क्वेश्चन यानी प्रश्नोत्तर की बात आएगी वहां पर सुकरात का नाम आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न कौशल के घटक हैं। जितने हम लोगों ने कौशल पढ़े थे शिक्षण अधिगम सिद्धांत में, उनके घटकों को भी जाना था। तो प्रश्न कौशल यानी प्रश्न पूछने का कौशल से यहां पर इस संदर्भ में पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। तो इसमें घटक जो आते हैं, इसके कंपोनेंट जो आते हैं, प्रश्नों की संरचना सरल होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए। उसका प्रस्तुतिकरण जो है वो आपका एक उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका होना चाहिए, उसका वितरण होना चाहिए,
कौन सा क्वेश्चन कब पूछना है, किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी उपर्युक्त सभी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा कि जो आपका प्रश्न कौशल है उसमें ये तीनों घटक जो है ए बी सी वो देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। ये परिभाषा जो है ये गेट्स की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 है, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। कक्षा में संप्रेषण के कौन सा रूप प्रयोग में लाया जाता है? शाब्दिक, अशाब्दिक, या शाब्दिक एवं अशाब्दिक, या लिखित? तो आप देखिए कक्षा में जो है वो शाब्दिक संप्रेषण भी होता है, अशाब्दिक भी होता है। शाब्दिक में सबसे अधिक होता है, अशाब्दिक में शिक्षक के भाव होते हैं, शिक्षक हाथ से इशारे में अगर कुछ समझाता है, बताता है, वो सारी चीजें जो है भाव भंगिमा हो गया, और उसके बाद आपका जो जेस्चर हो गया बॉडी, और कुछ ऐसे साइंस हो गए, जो साइन का मतलब चिन्ह दर्शाना, हाथ से इशारा करना, ये सब अशाब्दिक में आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 9वां प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? या आप ये भी कह सकते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर का जो सिद्धांत है या ये जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले किसने दिया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, उसमें जो सबसे पहले शिक्षा शास्त्री आते हैं वो आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये एक तरीके से क्लियर नहीं है। यहां पर लिखा है, विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो देखिए यहां पर जब बात की जाएगी स्कूल ट्रिप की, विद्यालय पर्यटन की, तो इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है। अगर यहां पे ऑप्शन होता पेस्टोलॉजी तो हम उनको टिक करते। कभी कभी यहाँ पे जॉन डेवी को भी सही किया गया है, और कभी कभी जो है अगर इसको इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, भारत के संदर्भ में देखें, तो प्रोफेसर राय और पीएन राय में जो है प्रोफेसर राय जो है इसकी बात करते हैं, लेकिन इनकी सर्वप्रथम इनकी देन नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और राइट आंसर अगर जैसे होना चाहिए जो एक्चुअल, वो पेस्टोलॉजी को जाना चाहिए, बट फिर भी ये कई लोगों का अपना कंसेप्ट दिया हुआ है जिसको बाद में जो है एक मेथड के तौर पर उभरता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 11वां प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? तो शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट जो आता है, उसका सबसे बड़ा जो श्रेय है, सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जब छात्र टॉक और चॉक से नहीं समझते हैं, यानी जब व्याख्यान दिया जाता है, लेक्चर दिया जाता है, चॉक एंड टॉक मेथड क्या है? इसी को लेक्चर मेथड कहते हैं। लेक्चर मेथड जो कि सबसे पुराना मेथड माना जाता है, सबसे पुरानी विधि प्रविधि मानी जाती है। अगर बच्चे इसे नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है, यानी फिर उसको क्या प्रयोग करना पड़ता है या क्या प्रयोग करना चाहिए? तो जब वो चॉक एंड टॉक से नहीं समझे तो उनके सामने उस प्रकार जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसकी सहायक शिक्षण सामग्री यानी कि TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर आप सभी लोग इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? यानी क्रियाशीलता की बात जो है सबसे पहले किसने की, कि क्रियाशील होके, यानी क्रियाशील का अर्थ अभी आगे और क्वेश्चन आएगा जो कि ये फ्रोबल ने दिया है। तो किस प्रकार से गतिविधि आधारित जो शिक्षण है वो यानी छात्रों को शिक्षित किया जा सकता है, तो ये फ्रोबेल का कंसेप्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 14th वन है, शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में उपयोग करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसका कक्षा में उपयोग कैसे करना चाहिए? अधिक से अधिक करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, या कभी कभी करना चाहिए? देखिए कोई भी चीज अधिक से अधिक जो है वो बेहतर नहीं हो सकती है, वो डिपेंड करता है, कम से कम भी नहीं, जितनी आवश्यकता हो। अगर कोई आपसे पूछे कि कितना खाना चाहिए,
एक दिन में कितना खाना खाना चाहिए, तो ना अधिक से अधिक आप कह सकते हैं, ना कम से कम कह सकते हैं, बल्कि ज्यादा सटीक होता है आवश्यकता अनुसार। अब जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, अगर उस टॉपिक में किसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जरूरत है, ऐसी सामग्री की जरूरत है, तो वहां पे क्या है, उसका प्रयोग होना चाहिए जहां आवश्यकता हो। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 15वां है, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये रुचि या अभिरुचि की जो है परिभाषा है। एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। यानी एक ऐसी प्रेरक शक्ति जो कि किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया के प्रति प्रेरित करती है। ये किसका कथन है, ये कोटेशन किसका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग गेस कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्रो एंड क्रो का ही कथन है। और कथन जो है कभी कभी सिलेबस से बाहर से भी आ जाता है, लेकिन जो नाम होगा, जो आप पहले सुने होंगे, ऐसा नहीं होता है। ये कोई बहुत रेयर ऐसे नाम आपको दिखते हैं जो कि आपने सुने ना हो अपने क्लासेस में। अब हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्नों को। अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? अशाब्दिक संप्रेषण तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अशाब्दिक यानी जिसमें शब्दों का प्रयोग ना हो, यानी शब्दों का प्रयोग ना हो, यानी जिसमें भाषा का प्रयोग ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग न हो, वो ऐसे संप्रेषण क्या है? ऐसे जो संप्रेषण यानी बातचीत हो गया, ये क्या कहलाते हैं? ये अशाब्दिक कहलाते हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें संकेतों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, मुंह के हाव भाव से, जो है जैसे सिर हिलाने से, इस तरीके से जो है, इस तरीके से, जैसे आपसे कोई पूछता है आपने खाना खाया, आप सिर हिला देते हैं। जो सिर हिला के आप उसको उत्तर देते हैं कि नहीं, या सिर हिला के आप कहते हैं हाँ, वो अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। तीसरी और चौथी क्लास जो है आपके शिक्षण अधिगम सिद्धांत की इसी पर आधारित है, उसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो है, अब इसी को आप लिख भी पाएंगे। यहां पर आपको हिंट में देते चल रहा हूं। 17वां प्रश्न जो है, लघु क्षेत्रीय पर्यटन से क्या अभिप्राय है? जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले उन शब्दों पर देखिए जिसकी बात की जा रही है। लघु क्षेत्रीय पर्यटन। अब लघु क्षेत्रीय पर्यटन का क्या अभिप्राय है, अर्थ है? तो यहां पर ऐसे क्षेत्रों का है जो बहुत ही छोटा क्षेत्रफल हो, जैसे कोई ग्रामीण पर्यटन हो सकता है, या कम आबादी वाला पर्यटन हो सकता है, जहां लोग बहुत कम रहते हो, या जहां छोटा भूभाग हो। ऐसे यानी या ऐसे जगहों पे जो कि पार्क हो सकता है, या कोई जू हो सकता है, ऐसी जगहों को जो है लघु क्षेत्रीय पर्यटन की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, वो आप देखेंगे और बताएंगे भी कि बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स जो आप शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित और जो शिक्षण केंद्रित, हमने सब कुछ इसको कवर किया, लेकिन आधुनिक शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित कहते हैं। इसकी विशेषताएं लिखनी है, तो इसकी विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता है बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत बालक की, यानी यहां पर बालक जो है यानी छात्र जो है या विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी वो सेंटर में होता है। अब यहां पे सेंटर में होने का मतलब क्या है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। सेंटर में होने का मतलब है कि जो कुछ भी पढ़ाया जाए, जो कुछ भी उसको समझाया जाए, वो उसकी रुचि, क्षमता, साथ ही साथ उसकी प्रवृत्ति, उसकी योग्यता, मानसिक स्तर के आधार पर हो। ऐसा ना हो कि शिक्षक को पसंद आए तो वो पढ़ाने लगे, नहीं, बल्कि वो ये तय करे कि क्या ये इनकी मानसिक स्तर के आधार पर है, क्या बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या इनकी इतनी क्षमता है कि आप इसको समझ सकते हैं। उनकी प्रवृत्ति, उनकी आदतों को ध्यान में रखकर जब शिक्षण प्रदान किया जाएगा, तो ये विद्यार्थी या बाल केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित जो है वो शिक्षण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टांत कौशल क्या है? दृष्टांत कौशल जो है, ये कौशल अन्य कौशल के अंतर्गत भी प्रयोग होता है। दृष्टांत का मतलब होता है इसमें जो है, जो भी कोई कुछ चीजें पढ़ाई जा रही हो, अगर उसमें टीएलएम का यूज किया गया हो या न किया गया हो, तो इसमें अधिक से अधिक कोई भी कंसेप्ट बताने के लिए, जैसे हमने
अशाब्दिक के ही संप्रेषण को समझा कि आप सिर हिलाकर जवाब देते हैं हाँ या नहीं, हाथ हिलाकर किसी को बुलाते हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल के थ्रू जब हम समझाते हैं या कोई छोटी कहानी के थ्रू हम समझाते हैं, यानी छोटे छोटे प्रकरण इस तरीके से हम समझाते हैं जिससे कि उन्हें, और दृष्टांत कौशल का मतलब होता है कि इसका प्रयोग ही वही होता है जहां चीजें कठिन हो, समझ में ना आ रही हो, तो अनेक उदाहरण देने पड़ सकते हैं, छोटी कहानियां बतानी पड़ सकती हैं, छोटी कहानियों के रूप में, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। और कुछ लाइव एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, अनुभव आधारित भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से समझाना जिससे कि वो बच्चे उन चीजों को बहुत जल्दी समझ जाएं, सीख जाएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 20वां, चांपट कौशल के घटकों का नाम लिखिए। जो आपके ब्लैक बोर्ड स्किल है उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं ये लिखना है। तो जब हमने ब्लैक बोर्ड स्किल पढ़ी थी उसमें घटकों में कोई विशेष घटक नहीं आते हैं। विशेष घटक में आप ये लिख सकते हैं कि श्यामपट कौशल में सबसे जरूरी है कि लिख आप जो है श्यामपट की स्वच्छता रहे, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन रहे। आप पढ़ा के हटें तो वो पूरा साफ करके हटें, और जब आप शुरू करें तो वो साफ होना चाहिए। तो स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सबसे पहला साफ सुथरा। दूसरा, दूसरे में ये हो सकता है कि श्यामपट पर जो लिखा जा रहा है वो बहुत ही स्पष्ट हो, सुस्पष्ट हो, और थोड़ा बड़ा साइज में बड़ा लिखा जाए अक्षरों को कि पीछे बैठे भी बच्चों को दिखे। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक की स्थिति सही होनी चाहिए। शिक्षक की स्थिति से क्या अर्थ है कि जहां शिक्षक खड़ा हो, शिक्षक की स्थिति, इसका अर्थ है कि अगर टीचर यहाँ पे खड़े होकर लिख रहा है तो वो ऐसा ना लिखे कि वो पूरा ब्लैक बोर्ड ही घेर ले, बल्कि एक साइड होके लिखे, और जो लिखे वो बच्चों को दिखे। साथ ही साथ जब वो लिख रहा हो तो पूरा उसका ध्यान बोर्ड पे ना हो, बल्कि उसमें कुछ ध्यान उसका क्लास में बैठे छात्रों पर भी हो, अदरवाइज क्लास में डिस्टरबेंस होगी। तो ये श्यामपट कौशलों के प्रमुख घटकों में से एक है, छात्रों पर ध्यान भी हो। इसको आप लिख पाएंगे। जब एग्जाम में आप लिखना शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे कि श्यामपट कौशलों के घटक, प्रमुख घटक कुछ इस प्रकार से हैं या निम्न प्रकार से हैं, या अधोलिखित हैं या निम्नलिखित हैं। इस तरीके से लिखकर आप इसको पॉइंट में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ बताइए। अब ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अपेक्षित अधिगम स्तर जो है, इसका पुराना नाम है न्यूनतम अधिगम स्तर। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेक्टेड लर्निंग, जो यहाँ पर लर्निंग लेवल हो जाएगा। पहले ये जो था न्यूनतम था, मिनिमम लर्निंग MLL। तो यहाँ पे जो है क्या, इसके शब्दों पर अगर आप ध्यान देंगे, अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ ही होता है कि अधिगम के स्तर की अपेक्षा करना। अब ये अपेक्षा कैसे होती है? जैसे कोई विद्यार्थी अगर क्लास सेकंड में पढ़ रहा है, थर्ड में पढ़ रहा है, तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर वो क्लास थर्ड का स्टूडेंट है तो उसको बुक पढ़ना, यानी बेसिक जो है हिंदी इंग्लिश की बुकें या साधारण सेंटेंसेस पढ़ना उसको आता होगा और क्लियरली पढ़ लेता होगा, सामान्य जोड़ घटाना उसको आता होगा। तो ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक क्लास थर्ड के स्टूडेंट से, सेकंड के स्टूडेंट से या फोर्थ के स्टूडेंट से, उसका पोयम उसको पढ़नी आती होगी, उसको लयबद्ध तरीके से पढ़ सकता है। ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बच्चे को इस क्लास में इतना तो कम से कम आना चाहिए, इसी को अपेक्षित अधिगम स्तर या न्यूनतम अधिगम स्तर भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिनी टूल किट जो है, मिनी टूल किट, इसको अगर हिंदी में आप लिखा है, इंग्लिश में अगर आप देखें तो मिनी टूल किट जो है, ये कुछ उदाहरण यानी कुछ उपकरण बताइए। तो उसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? जो मिनी टूल किट था, ये ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड हुआ था 1987 में, उसमें होता क्या है कि जहां स्कूल नहीं थे वहां पर व्यवस्था की गई स्कूल की, और स्कूल बेहतर करने के लिए और प्राथमिक शिक्षा को बेहतर करने के लिए एक नेशनल लेवल पे मुहिम चलाई गई थी। और उसमें ये तय किया गया था कि बच्चों को साइंस की जो किट होगी, छोटे छोटे जैसे कोई मैप हो गया, स्केल हो गई, जो आपके बेसिक जो साइंस में चीजें यूज होती हैं वो, या जो स्क्रू ड्राइवर हैं, बेसिक जो घरों में प्रयोग होते हैं जो उपकरण, उनको बच्चों को अनुभव कराना, उनको दिखाना कि इनका कैसे प्रयोग होता है। तो ये जो है वो टूल किट कहलाती है, यानी छोटे छोटे ऐसे उपकरण, या तो वो शिक्षा से संबंधित हो या वो डेली लाइफ से रिलेटेड हो। जैसे पेचकस हो सकता है, पेचकस भी हो सकता है, और इसमें छोटे छोटे जो और भी जैसे
प्लास हो सकता है, प्लेयर्स कहते हैं उसको। इस तरीके की चीजें बच्चों को दिखाना। साइंस से रिलेटेड होगी तो उसमें जो साइंस का हो सकता है, और मैप हो सकता है, स्केल हो सकती है, स्केल में भी जो आपके प्रकार हो सकता है, प्रकार जिसे कहते हैं, चांदा जो हो सकता है, इस तरीके की चीजें जो है उनको दिखाना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पुनर्बलन कितनी प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पुनर्बलन की बात आएगी, पुनर्बलन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सकारात्मक, जिसको धनात्मक भी कहते हैं। इसको सकारात्मक कहना ज्यादा सही है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक जो पुनर्बलन है उसके अंतर्गत जो है, जब बच्चे कोई काम करते हैं या उनको करने के बाद उनको पुरस्कार मिले, शाबाशी मिले या उनकी प्रशंसा की जाए, तो वो सब सकारात्मक के अंतर्गत आएगा। नकारात्मक के अंतर्गत ये आता है कि अगर बच्चों को ये डर हो, ये डर बनाया जाए कि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, या नहीं पढ़ेंगे तो उनको फाइन लगेगा, या उनको लज्जित कराया जाएगा, निंदा की जाएगी। इस तरीके की जब भय से बच्चे पढ़ते हैं, तो जो ये भय दिखाया जा रहा है, ये डर दिखाया जा रहा है, या इस तरीके की चीजें दी जा रही हैं, इन्हें नकारात्मक के श्रेणी में रखा जाता है। तो पुनर्बलन के दो प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने फ्रोबेल की चीजें पढ़ी थी। फ्रोबेल जो थे, उन्होंने फ्रोबेल की जो पहले पद्धति को जान लीजिए, उस पद्धति को कहा गया है किंडर गार्टेन। ये एक जर्मन का वर्ड है, इसको अगर आप इंग्लिश में लिखें तो किंडर गार्टेन मेथड। इसके अंतर्गत क्या था कि ये जर्मनी से थे, तो जर्मनी वर्ड का यूज किया, और इन्होंने क्या कहा कि स्कूल जो है, स्कूल एक बाग की तरह है, गार्डन की तरह है, जिसमें शिक्षक जो है वो क्या है, शिक्षक की भूमिका एक माली की तरह है, और जो छात्र हैं, बच्चे जो हैं, वो पौधों की तरह है। और इन्होंने कहा कि जो भी चीजें सिखाई जाएं, उसको कुछ गतिविधि आधारित सिखाया जाए। जैसे उन गतिविधियों में क्या हो सकता है कि बच्चों को गाने के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, या बच्चों को खेल के माध्यम से, या उनको डांस के माध्यम से, या उसको गार्डन के माध्यम से, गार्डनिंग के माध्यम से, इस तरीके से चीजें सिखाया जाए जो कि इनके लिए इंटरेस्टिंग हो और उनको कोई बोझ न लगे। ये है फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक परख जो है शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रियात्मक परख जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्रियात्मक परख का मतलब है क्रिया आधारित, और ये किस सिद्धांत पे है? तो इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने के सिद्धांत से। करके सीखना, जो करके सीखना सिद्धांत है, लर्निंग बाय डूइंग जो है, वो इसी पर आधारित है। इसमें क्या है कि हम कोई भी चीज को करते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं, गलतियां होती हैं, उन गलतियों को सुधारते हैं और हम सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप साइकिल चलाना सीखते हैं। साइकिल आप सीखते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं कि आप उसको करके, ये नहीं देखते हैं कि साइकिल में पैडल चल रहा है, हाथ से कंट्रोल करते हैं, साइकिल चल जाती है। नहीं, आप उसको तभी सीखते हैं जब आप उसको खुद करते हैं, उसमें मिस्टेक भी होती हैं और आप सीखते जाते हैं। इसमें इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये अनुभव आधारित है। जब तक आप अनुभव खुद नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते हैं। तो ये इसी सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो नवीन शिक्षण विधियों का जो है नाम बताइए। अब नवीन यानी नई शिक्षण विधियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ऐसे तो बहुत सारी हैं। अगर आप ऐसे देखें तो वर्तमान में कोविड के बाद से जो चीजें चेंज हुई, उसमें सबसे पहला आता है मिश्रित शिक्षण विधि, जिसको ब्लेंडेड टीचिंग कहा जाता है, मिश्रित शिक्षण। इसमें क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड से पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन कंटेंट आपको भेज दिया जाए और अगले दिन आपका उस पर डिस्कशन हो, उस पर बातचीत हो, आपका एग्जाम ऑनलाइन हो जाए, ऑफलाइन क्लासेज हो। तो ये जो मेथड है, जब दोनों को मिला दिया गया, ऑनलाइन ऑफलाइन को, तो उसको ब्लेंडेड या मिश्रित शिक्षण कहा गया। ये नवीन विधियों में सबसे नवीन है। दूसरे में जो है ये है पूछताछ आधारित शिक्षण, कि बच्चों को क्यूरियस बनाया जाए और वो पूछ पूछ कर, यानी एक दूसरे से इंक्वायरी करके सीखें। तो इसको इंग्लिश में जो है इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग कहते हैं, हिंदी में जो है
पूछताछ आधारित शिक्षण कहते हैं। शिक्षण, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं माइंड मैपिंग मेथड जो है, माइंड मैपिंग मेथड अभी ट्रेंड में है। इसमें बच्चों को फ्लो चार्ट के माध्यम से सिखाया जा रहा है। जैसे टाइप्स बताना है तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, जैसे हम लोगों ने पुनर्बलन में देखा। इस तरीके से कंसेप्ट टीचर बनाकर बच्चों को प्रस्तुत करता है। तो ये आप इजिली लिख पाएंगे इन दोनों को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो जब भी टीएलएम बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, चाहिए। उसमें सबसे पहला है कि लक्ष्य जो है वो आप किसके लिए बना रहे हो, वो लक्ष्य निर्धारित हो आपका, किस स्तर के लिए बना रहे हैं, किन बच्चों के लिए बना रहे हैं, किस विषय के लिए बना रहे हैं, तो वो सब जो है निर्धारित हो। दूसरा, इसका जो है गुणवत्ता कितना वो बेटर है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, इसमें कम लागत लगे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत महंगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप एक मॉडल बना दिए और उसमें बहुत पैसा खर्च हो गया, ऐसा भी ना हो। ऐसी चीजों से हो जो घरेलू चीजों से बना हो, घरेलू चीजों से, घरेलू वस्तुओं से, जिससे बच्चों को एक आइडिया लगे कि अच्छा इससे ये भी बन सकता है। जैसे कार्डबोर्ड हो गया, आपका थर्माकोल हो गया, इन सब चीजों से बने हुए हो। और साथ ही साथ जिनका उपयोग एक से अधिक बार हो, किया जा सके, एक से अधिक बार उपयोग। कि ऐसा नहीं है कि आप एक क्लास के लिए एक बना के लाएंगे टीएलएम, बनाया भी जा सकता है, लेकिन अगर एक से अधिक बार अगर आप उसका प्रयोग कर पाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, उस टीएलएम को बेटर टीएलएम, प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा लिखिए। सूक्ष्म शिक्षण, नाम से ही आप जब शुरुआत करेंगे तो आप लिखेंगे सूक्ष्म शिक्षण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षण का छोटा रूप। अब छोटा रूप क्या है, जिसे हम कह सकते हैं, एक शोरे के अनुसार, शोरे ने जो है एक अपनी डेफिनेशन दी है, उसमें इन्होंने इन चीजों को सम्मिलित किया है। उन्होंने कहा सूक्ष्म शिक्षण जो है, यहां पे मैं बहुत ही शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि कम समय, कम छात्रों तथा कम क्रियाओं वाली प्रविधि है, एवं कम क्रियाओं वाली प्रविधि है, टेक्निक है। अब यहां पर जो है आप इस चीज पर ध्यान रखेंगे कि ये एक मेथड की बात है, टेक्निक की बात है, और सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग जो है टीचर ट्रेनिंग के दौर होता है। अगर आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो इसमें आपको ट्रेन किया जाता है, और आपको समय जो होता है इसका 36 मिनट निर्धारित किया जाता है, और उसके अंतर्गत आपको लेसन प्लान बना के पढ़ाना है, और उसमें फिर जो अगर कमियां हैं उसमें सुधार करके फिर से आपको प्रेजेंट करना है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वो बेसिकली ट्रेनिंग का पार्ट है, इसीलिए कम समय में कम छात्रों के बीच में आपको एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें कम बच्चों, 8-8 10-10 बच्चे दे दिए जाएंगे और उनको आपको पढ़ाना रहेगा। तो ये जो है ये सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा और उदाहरण हुआ। इसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों को प्रमुखतः किन 3 पक्षों में बांटा जाता है। जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको 3 जो पक्ष हैं उनके, उन 3 पक्षों में सबसे पहला पक्ष आता है, इसको शॉर्ट फॉर्म CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव में आता है ज्ञानात्मक पक्ष, ये BS ब्लूम ने दिया था, ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा हो जाएगा यहां पर भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। जो ज्ञान से संबंधित हो, ज्ञानात्मक पक्ष। जो भाव से संबंधित हो, भावनात्मक या भावात्मक पक्ष। तीसरा जो है ये मनोगत्यात्मक या मनोगत्यात्मक हो जाएगा, मनोगत्यात्मक पक्ष। इस प्रकार से इसको क्रियात्मक भी लिखा जा सकता है, क्रियात्मक या मनोक्रियात्मक। ये 3 जो है शैक्षिक उद्देश्यों के प्रमुख जो इसके पक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। ये सेम वो क्वेश्चन रिपीट होगा, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकताओं के लिए किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करिए। तो न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है, वही जो अपेक्षित अधिगम स्तर की बात हमने की थी। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ये निर्धारित किया जाता है कि सभी छात्र जो हैं एक निश्चित स्तर की शिक्षा प्राप्त हो उनको सभी को। अगर एक बच्चा गांव में पढ़ता हो और एक शहर का बच्चा हो और दोनों एक ही क्लास में हो, तो ये सुनिश्चित किया जाए कि उनके
ज्ञान का स्तर और समझ का स्तर या ज्ञान का कौशल भी लगभग एक समान हो। ऐसा ना हो कि शहर वाला क्लास 3rd का बच्चा जो है गांव वाले क्लास 6th के बच्चे के बराबर नॉलेज रखेगा, तो ये न्यूनतम मध्यम स्तर की जो है, ये जो जिस लिए लाया गया वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। और इसके लिए जरूरी है, इसके लिए दो दो कारण जो है, शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए और जो मानक है, मानकों को जो है उनकी पूर्ति हो। अगर जैसे एनसीईआरटी ने बनाया, एनसीएफ करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया, तो उनके जो उद्देश्य हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन में है, आरटीआई में चीजें दी गई हैं, तरीके दिए गए हैं, उन मानकों को जो पूरा किया जाएगा और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, तो ये जो है, ये चीजें जो है यानी कि न्यूनतम अधिगम स्तर पर जो है उनको लाया जा सकता है और इस पर उनका विकास किया जा सकता है। तो ये दो कारणों में मानक आ गया और आवश्यकताएं आ गया। इस प्रकार से जो है आप इसको इजिली लिख पाएंगे। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अब लघु उत्तरीय प्रश्न यहां से शुरू हो जाते हैं। अब इसमें सूक्ष्म शिक्षण के सोपान क्या है, लेबल क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वो पाठ योजना से शुरू होता है। आप इसको क्रमवार भी लिख सकते हैं। यहां पर पाठ योजना निर्माण, दूसरे पे लिखेंगे कक्षा शिक्षण, क्लासरूम टीचिंग। तीसरे पे आपने जो पढ़ाया उसका फीडबैक आप लें, जिसको हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं। और फिर उसके बाद जो आपको प्रतिपुष्टि मिली, फिर उसके आधार पर आप लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना, और फिर पुनर्शिक्षण करते हैं, दोबारा पढ़ाते हैं। पांचवा में आप पुनः जो है यहां पर फिर से पाठ योजना बनाते हैं। यहां पे आप पुनः लिख सकते हैं, यानी पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। इस प्रकार से ये 36 मिनट की साइकिल होती है और आप इस छओं को, इन लेबल को इसी क्रम में लिख भी सकते हैं, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। इन लेबल को आप लिखना ना भूलेंगे, ये लिखते हैं आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 32 है, श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो विजुअल, जो ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए। आप इसको कई तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके सबसे पहले ये स्पष्ट हो, अगर कुछ स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, कोई वीडियो दिखाई जा रही है, कोई शॉर्ट क्लिप दिखाई जा रही है, तो पहले वो क्लियर दिखे। दूसरा, वो रुचिकर हो। तीसरा जो है वो, उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करे, या उसके बाद हम कह सकते हैं थोड़ा सा आनंदमय हो, तभी बच्चे देखेंगे। आनंदमय हो, कोई बोरिंग उबाऊ ना हो, इस तरीके से। और अगर श्रव्य है तो वो उसका जो चीजें चल रही हैं वो सुनाई भी दे। अगर कोई कार्टून मूवी, एनिमेशन मूवी चलाई जा रही है बच्चों को कुछ समझाने के लिए, तो वो एनिमेशन सही दिखाई भी दे और उनकी बातें सुनाई भी दे और रुचिकर, इंटरेस्टिंग लगे और थोड़ा सा उसमें वो एंजॉय करें, ऐसी हो। तो ये जो होगा, इस तरीके से अगर श्रव्य दृश्य सामग्री रहती है तो बच्चों को जो है इसका अधिक लाभ मिलता है और ये प्रभावी की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रिया बताइए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम का मतलब होता है, ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से एक टीचर जो है पूरे नेशनल लेवल के बच्चों को, मतलब नेशनल लेवल पे पढ़ाया जा सकता है। जैसे दिल्ली में जो है क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं और टीवी पे, जो टेलीविजन पे या केबल पे या फोन में हर बच्चा घर बैठे देख सकता है, जैसे आप इस वीडियो को। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब में एक टीचर अपने जगह से, निश्चित जगह से पढ़ाता है और ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में लोग उसको बैठकर देख सकते हैं। ये क्या है, ये इसकी प्रक्रिया हो गई। इसमें हुआ क्या कि इसमें जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, बोला जा रहा है, आप देख रहे हैं, आप दूर बैठे भी उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उसको आप जो है अपने से रिलेट भी कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रिया हो गई। जब यूट्यूब नहीं था, ऑनलाइन मीडियम नहीं था, तो टेलीविजन इसका प्रमुख उदाहरण था। 34वां है, निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से साधन हैं निदानात्मक। निदान का मतलब होता है समस्या की पहचान, समस्या की
पहचान करना या पहचानना, पहचान करना। अब इसमें होता क्या, अगर कोई बच्चा शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो पहले उसकी पहचान की जाएगी, फिर उसको जो है उसका समाधान दिया जाएगा, यानी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उन कठिनाइयों के कारण को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाएगी कि इसके प्रमुख साधन कौन से हैं, तो उन साधनों में आप लिख सकते हैं कि शिक्षार्थियों का जो है निरंतर निरीक्षण हो। निरंतर अगर आप उस पर नजर रखें, निरंतर निरीक्षण किया जाए शिक्षक के द्वारा, तभी पता चलेगा कि किस बच्चे में क्या कमी है। और इस निरीक्षण के बाद जो है दूसरा साधन ये अपनाया जा सकता है कि इन पे कुछ ऐसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि निरीक्षण में भी उनसे कुछ क्रिया कराई जा सकती है, जिसमें डाउट हो कि इनको पढ़ने में इश्यू है, कोई क्रिया कराई जा सकती है। या ये क्रिया जो हो सकती है ये व्यक्तिगत भी हो सकती है, या शिक्षक कुछ कहे बच्चों को पढ़ने के लिए, कुछ प्रेजेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा है क्लास में, उसको कार्य दिया गया कि कल आप इसको प्रस्तुत करेंगे और आकर सबके सामने क्लास में आप इसको बताएंगे, पढ़ेंगे, या बुक ही रीडिंग करानी है। तो जब वो बच्चा बुक रीड करने आएगा तो जब सबके सामने बोलेगा तो थोड़ी चीजें क्लियर होंगी, और उससे जब वहां बताया जाएगा तो पूरी क्लास को चीजें समझ में आएंगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि निदानात्मक शिक्षण के साधन जो है कि समस्या का पता आप कैसे लगा सकते हैं। आप उनका साक्षात्कार भी कर सकते हैं, आप एक एक करके बच्चों को बुलाकर आप उनसे पूछ सकते हैं, उनकी समस्या को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये सब जो है प्रमुख साधनों में आते हैं। आप उनका टेस्ट भी ले सकते हैं, कोई छोटा क्लास टेस्ट लेकर एक परीक्षा आप ले सकते हैं, उस परीक्षा से भी आप उसकी पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 35, किसी एक शिक्षण प्रविधि को विस्तार से समझाइए। तो जब किसी भी एक शिक्षण प्रविधि को समझाने की बात आती है तो आपको जो शिक्षण प्रविधि या शिक्षण विधि सबसे बेहतर ढंग से आती है उसको समझा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप वर्णन विधि को समझा सकते हैं कि किन्हीं भी किसी घटना, किसी घटना हो गई या किसी कहानी या किसी तथ्य का वर्णन आप कैसे कर सकते हैं, या कहानी कथन मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड। किसी भी घटना को आप कहानी के माध्यम से आप बताएं, या प्रयोगात्मक विधि जो कि साइंस में ज्यादा प्रयोग होती है, प्रयोगात्मक विधि। तो इस तरीके की, या सबसे पॉपुलर है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर जो विधि है इसी को सुकराती विधि भी कहा जाता है। इस विधि में अध्यापक जो है विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर अपने जो उसको पाठ पढ़ाना है, जो लेसन पढ़ाना है, जो टॉपिक पढ़ाना है, उसी को डेवलप करता है। जो क्वेश्चन पूछता है वो उनके पूर्व ज्ञान से आधारित होता है, जो उन्होंने पहले या पिछली कक्षाओं में या उनके मानसिक स्तर के आधार पर पूर्व ज्ञान जो है उससे आधारित प्रश्न पूछा जाता है। फिर बेसिक प्रश्न पूछने के बाद थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाया जाता है, जिससे कि ये देखा जाता है कि बच्चे कितना जानते हैं। और इसमें क्वेश्चन आंसर ज्यादा होता है, इसलिए जो है इसे प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। ये आप सारी चीजें लिख पाएंगे जिसमें चाहे उसमें। 36 है उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, और इस शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों को भी समझाइए। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है वो रेमेडियल टीचिंग, और जब भी रेमेडियल की बात आती है उपचार तभी होगा जब निदान होगा। अभी हम लोगों ने निदान देखा था कि समस्या की पहचान कैसे करना है। अब अगर समस्या की पहचान हो गई, बच्चे लिखने में त्रुटि कर रहे हैं, बोलने में कर रहे हैं, हमने कई तरीकों से जान लिया, अब हम उनका उपचार करेंगे। उपचार का मतलब है कि उन समस्याओं का निराकरण करेंगे, उस समस्याओं को सुधारेंगे। अब यहां पर जो है शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों को भी समझाइए। अब यहां पर जब उपचारात्मक की बात आएगी तो उपचारात्मक के अंतर्गत उनकी कठिनाइयों को जो है उनकी कठिनाइयों को दूर करना है उपचारात्मक के अंतर्गत। और निदान हो गया, हमें पता चल गया तो कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। यहां पर आप इसको कठिनाइयों को दूर करना। अब इसमें जो प्रयुक्त विधियां हो सकती हैं, हो सकता है कि ग्रुप में आप, समूह में आप करें। अगर पूरे क्लास के बच्चों को कोई समस्या एक कॉमन है तो पूरे समूह में भी उन समस्याओं का समाधान या कठिनाइयों का निराकरण हो सकता है। या हो सकता है कि आपको व्यक्तिगत किसी कुछ बच्चों का है तो आप उनको व्यक्तिगत उनको उनकी समस्याओं का समाधान करें, या उनको समाधान करने में मदद करें, या जो गलतियां कर रहे हैं उसमें सुधार लाएं, आप सुधार करवाएं उनसे, उनके उन गलतियों से अवगत कराएं कि यहां पर आप पढ़ने में ये गलती कर रहे हो, मात्रा और कॉमा को आप भूल जा रहे हो, इन चीजों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, ये भी आप बताएंगे।
ये सब जो है उपचारात्मक की विधियों में आ जाएगा। 37वां वन है छात्र सहभागिता कौशल से आप क्या समझते हैं और कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम में छात्र सहभागिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। 37 का आंसर आप सभी लोग करेंगे। जब भी छात्र सहभागिता कौशल की बात आती है तो इसमें जो है शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थियों की मानसिक, बौद्धिक और क्रियात्मक सक्रियता की बात की जाती है, जिसमें कि इसमें होगा क्या कि छात्र सहभागिता की बात है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्रों की, विद्यार्थियों की, शिक्षार्थियों की सहभागिता। अब ये कैसे हो सकती है, इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको सक्रिय शिक्षण देना हो या अगर कक्षा कक्ष में अगर हम चाहते हैं कि बच्चे बारी बारी खुद से एक चैप्टर को पढ़ें, लाउडली पढ़ें और ये हम बाद में टेस्ट करेंगे कि कौन अच्छा पढ़ा। इस तरीके से डिस्कशन हो सकता है कि किसी पे वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाए। वाद यानी इसको डिस्कशन कह सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है डिबेट हो, या इस तरीके से जो है ग्रुप बना दिया जाए, या कोई एक ऐसी एक्टिविटी कराई जाए जिसमें सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें और इससे जो है हम ये आकलन करें कि बच्चे ग्रुप में जो है वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो ये सब जो है छात्र सहभागिता कौशल के अंतर्गत आएगा और ये सक्रिय शिक्षण होगा। सक्रिय शिक्षण भी तभी कहा जाता है जब छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय हों। टीचर क्वेश्चन पूछे, सभी बच्चे उसका आंसर करें, उनमें जो सबके सबसे अच्छा आंसर हो उसको अवगत कराया जाए कि इनका सही है। फिर छात्र भी क्वेश्चन करे शिक्षक से, शिक्षक उसका जवाब दे। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं और इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि इससे जो है छात्र जो है सक्रिय रहता है और उसके अधिगम का जो स्तर है, सीखने की जो गति है वो बढ़ती है और वो चीजें जो है उसको इंटरेस्टिंग लगती हैं, जिससे कि वो बोर नहीं होता है। क्वेश्चन 38 है संप्रेषण प्रक्रिया में किन तत्वों का होना आवश्यक है, संक्षेप में बताइए। तो जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, आप क्लास 3rd और 4th पढ़िएगा शिक्षण अधिगम सिद्धांत की, तो उसमें हम लोगों ने बताया कि एक सेंडर होना चाहिए, प्रेषक भेजने वाला, या इसको स्रोत भी कह सकते हैं, जहां से जो जानकारी या आपको चीजें आ रही हो वो एक निश्चित फॉर्म में होगी, हिंदी में लिखी हो सकती है, इंग्लिश में इमोजीज हो सकती हैं। चैनल एक माध्यम होगा। माध्यम क्या होगा, हो सकता है ये ईमेल के थ्रू आए, हो सकता है कॉल के थ्रू हो सकता है व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है ये पोस्ट लेटर के थ्रू हो। इस तरीके से कोई ना कोई एक माध्यम होगा। जब ये रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर इसको देखेगा और वो भाषा उसको समझ में आएगी तो उसको जानकारी रिसीव होगी। अब जानकारी रिसीव हुई तो वो ये कर सकता है कि ये एक फीडबैक भेज सकता है कि इस प्रेषक को, यानी इस ऑप्शन ए को, मान लेते हैं अमित नाम है इसका और इसका नाम जो है बॉबी है, ठीक है। अब ए बी हमने दो नाम ले लिया। अब बॉबी को ये उसको जो संदेश मिला, संदेश उसके यहाँ पहुंच गया। अब ये जो इनकोडिंग होगा, ये मैसेज की इनकोडिंग होगी, मैसेज उसके तक पहुंच गया तो अब वो फीडबैक भेजेगा कि हम आपका मैसेज मेरे यहाँ पहुंच गया। इसी तरीके से जैसे हम कॉल पे बात करते हैं, कॉल हम प्रेषक हो गए, जिससे बात कर रहे हैं वो जो हो गया उसका प्राप्तकर्ता हो गया, रिसीवर प्राप्तकर्ता जानकारी का, और उससे हम जो भी बात करते हैं वो समझता है और हाँ 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 समझ रहे हैं इस तरीके से बोलते जाता है, तो वो प्रतिपुष्टि कहलाता है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं क्रमवार। 39वां क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में बरती जाने वाली सावधानियों को स्पष्ट करें। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है कि जो टीएलएम है, शिक्षण अधिगम सामग्री है, उसके रख रखाव में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि इसमें जो है सावधानियों की जब बात की जाएगी तो सबसे पहले कि जो इसकी उद्देश्य की पूर्ति हो, जो कक्षा कक्ष के आकार के अनुसार हो। अगर बच्चों की कक्षा जो है बहुत बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो इसका आकार और बड़ा होना चाहिए जिससे पीछे तक दिखाई दे।
साथ ही साथ वो थोड़ा रोचक और आकर्षक लगे, इसमें लागत जो हो वो कम हो, अल्प लागत में बना हो। ये सब हमने अभी पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था, अल्प लागत में बना हो। साथ ही साथ जो इसको जहां रखा जाए एक निश्चित अच्छे स्कूल्स में टीएलएम के लिए एक अलग से सेपरेट रूम होता है, वहां पे रखा जाता है और उसका रखरखाव के लिए उसको निश्चित समय पर या नियमित समय पर एक स्पेसिफिक टाइम पर उसका प्रयोग लाया जाए, प्रयोग में दिखाया जाए, या बच्चों को छोड़ दिया जाए कि वो जाकर देखना चाहें तो देख सके, जिससे कि उसका यूज होता रहे। ऐसा ना हो कि वो रखा रखा जो है वो खराब हो जाए। और साथ ही साथ इसको ऐसे चीजों से बनाया जाए जो कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो घर में उपयोग में नहीं आती हैं, उन चीजों से बनाया जाए, जिससे कि क्रिएटिविटी का भी पता चलता है। इन सारी चीजों को आप रख रखाव में रख सकते हैं। जैसे ऐसे जगह रखा जाए, अगर रख रखाव की बरती जाने वाली सावधानियों को स्पष्ट करें तो ऐसे जगह रखा जाए जहां पानी से उसको मतलब पानी या नमी ना हो, हवा हवादार रूम हो। यानी कि कहने का अर्थ बेसिकली ये है, कोई भी वस्तु, कोई भी, जैसे हम बुक रखते हैं तो जैसे बुक का रख रखाव करते हैं, वैसे ही एक शिक्षक को जो है अपने अपने बनाए गए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करना चाहिए, कि वो इसका यूज आज क्लास 6 में कर रहा है, अगले सेशन के भी जो सेशन आएगा नेक्स्ट ईयर उसमें भी कर पाए। इस दृष्टि से अगर उसको संभाल के रखता है तो वो इसी के अंतर्गत आएगा। इस सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में भी 40वां प्रश्न है कि शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। जो शिक्षण सिद्धांत हैं, अब उन शिक्षण सिद्धांतों में कौन कौन से सिद्धांत है और उनके आधार क्या हैं। तो सबसे आप इसको लिखेंगे कि शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। एक लाइन लिखने के बाद पहला लिखेंगे शिक्षण के उद्देश्य, क्योंकि ये सिद्धांत जो बने हैं वो बेसिकली शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बने हैं, उद्देश्यों को। दूसरा, ये छात्रों की आवश्यकताओं को, छात्रों या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को, ठीक। इसके बाद तीसरा हो सकता है शिक्षण विधियों को ध्यान में रख के, ये आधार है। सिद्धांत इन्हीं के बेस पर बनाए गए हैं या बनते हैं। आधार यही होता है कि कौन सी बेटर विधि हो सकती है या किस विधि को कैसे प्रभावी और किया जा सकता है। चौथे पे शिक्षण सामग्री हो सकती है, मूल्यांकन हो सकता है। इस प्रकार से इनके आधारों का वर्णन आप कर सकते हैं। तो ये था आखिरी प्रश्न। आई होप आप सभी लोगों ने एंड तक देखा होगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके एग्जाम में पेपर 2 से कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप उसका आंसर कैसे कर सकते हैं। मैंने बहुत ही कम समय में इन शॉर्ट आप सभी लोगों को बताने समझाने की कोशिश की है। ये पीडीएफ आप सभी को हमारे ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा क्लास के बाद, वहां पर भी आप देख पाएंगे। और अब बहुत ही कम समय है तो आप इनको जो है ध्यान से देखना समझना शुरू कर दीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।